हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो पॉलिटिकल साइंस था उसका मैं फर्स्ट सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। उसको मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने कल के वीडियो में जो कुछ पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था कि जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत अपना राष्ट्र का निर्माण कर रहा था, तो कौन कौन सी चुनौतियां आई थी वो राष्ट्र निर्माण में, तो उसके बारे में कल के वीडियो में हम सब ने देखा था। उसके बाद आगे हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो किस किस व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। संवैधानिक व्यवस्था पर ध्यान दिया गया कि संविधान का निर्माण किसके आधार पर किया जाए, गांधीवादी के सूत्रों पर, गांधी जी के सूत्रों पर संविधान का निर्माण हो। उसके बाद राज्य का निर्माण कैसे हुआ, भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद जो सामाजिक और आर्थिक न्याय था, जो समाज में पिछड़े एवं अति पिछड़े जो गरीब थे उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाए, उनको किस तरह से विकास किया जाए। उसके बाद आगे हमने जाना था कि शिक्षा और कानून व्यवस्था, शिक्षा में किस तरह से विकास किया जाए और कानूनी व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाए और कानूनी व्यवस्था को सब लोग कैसे माने, इसके बारे में भी कल हमने देखा था। उसके बाद आगे देखे थे कि जवाहरलाल नेहरू कैसे विदेश नीति को मजबूत करते हैं, मुस्लिम देश से अच्छे संबंध बनाते हैं, समाजवादी देश से अच्छे संबंध बनाते हैं। तो इसके बारे में हमने कल देखा था। और एक बार और याद करवा देते हैं कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो नेहरू जी। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। इसको ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में विविधता विविधता भरा हुआ है, तो यह बात किसने सर्वप्रथम बताया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसको सर्वप्रथम बताया था कि भारत विविधता से भरा हुआ है, तो ये सबसे पहले नेहरू जी ने बताए थे कि भारत विविधता से भरा हुआ एक देश है। तो हमने कल जो वीडियो में देखा था, जो कुछ भी देखा था उसका मैंने रिवीजन करवा दिया। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप क्लास 12 का जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आपके पास सर्वप्रथम जाएगा। उसके बाद वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब जाकर आप लाइक करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कर रहा है आइए जानते हैं। बंटवारे के विरासत तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। बंटवारे के बाद जो भारत और पाकिस्तान बना था, तो वो विरासत किसको क्या क्या विरासत मिला, हिंदू को कितना विरासत मिला, मुस्लिम को कितना विरासत मिला। उसके बाद जो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान चले गए, उसको हिंदुस्तान में पुनः कैसे पुनर्वास किया गया, जो हिंदुस्तान थे हुए फिर पाकिस्तान में कैसे उसको फिर पुनर्वास किया गया, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। बट बंटवारे की घटना के साथ साथ भारत स्वतंत्र हुआ। जब बंटवारे की बात चल रही थी कि हमारा हिस्सा कितना होगा, आपका हिस्सा कितना होगा, हिंदुस्तान का हिस्सा कितना होगा, पाकिस्तान का हिस्सा कितना होगा, पाकिस्तान क्या कितना कितना चीज ले जाएगा अपने देश, कितना चीज नहीं ले जाएगा, इसके इस सब बात चल ही रहा था कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। ओ सॉरी, 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हो जाता है। तो ये लाइन यही कह रहा है। उसके बाद पाकिस पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्याएं हुई, जिससे बहुसंख्या में लोगों ने भारत में आकर शरण लिया। कहने का मतलब है कि भारत स्वतंत्र हुआ, होने के बाद देश का बंटवारा हो गया,
हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। जो पाकिस्तान बना तो जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब भारत अखंड भारत था, तो हर जगह हिंदू और हर जगह मुस्लिम थे। तो उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया, तो पाकिस्तान में जो हिंदुए थे, उन हिंदुओं को मुस्लिम लोगों ने मारना शुरू कर दिया, हत्याएं करना शुरू कर दिया। जब ये बात हिंदुस्तान के हिंदुओं को पता चला, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया, उनका हत्या करना शुरू कर दिया। उनकी उसके उसके बाद जो पाकिस्तान में हिंदुओं को जो मारने लगे, मुस्लिम हत्या करने लगे, तो वहां से हिंदू हिंदू डर डर कर हिंदुस्तान में आकर शरण लेने लगे, भारत में आकर शरण लगे। उसी तरह जब मुस्लिम को भारत में मारने लगा, तो मुस्लिम भी जाकर पाकिस्तान में शरण लिया। पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू तथा पश्चिमी बंगाल और असम में आकर शरण लिया। पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू पश्चिमी बंगाल और असम में आकर शरण लिया। जब देखिए, आपको एक बात बता देते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ, जब मानिए ये मान लीजिए भारत का नक्शा इतना नहीं बनेगा। मानिए ये भारत है, भारत है, तो इधर भी मुस्लिम रह रहा है, इधर भी मुस्लिम रह रहा है, इधर भी मुस्लिम रह रहा है। तो इनके लिए एक अलग देश का किस तरह से निर्माण किया जाए, तो इधर एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया और इधर एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। तो इधर का जो मुस्लिम थे वे पूर्वी पाकिस्तान में आकर शरण लिए और इधर के जो मुस्लिम थे वे पश्चिमी पाकिस्तान में आकर शरण लिए। तो उसी तरह जब पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का एक भाग था, वो पूर्वी पाकिस्तान जिसका वर्तमान में नाम बांग्लादेश है, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाली हिंदू जो थे उनको मारने लगा, उनका हत्याएं करने लगा। तो वे जो बंगाली हिंदू थे वे डर 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 के भाग गए और पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल और असम में आकर शरण लिए। उसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी और सिंधी हिंदुओं ने आकर पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बम्बई और दिल्ली में आकर शरण लिया। जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली हिंदुओं को मारने लगा, उनकी हत्याएं होने लगी, तो वे डर से पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर पश्चिमी भारत के पश्चिम बंगाल एवं असम में आकर शरण लिए। तो उसी तरह से पश्चिमी पाकिस्तान में भी पंजाबी हिंदू और सिंधी लोगों पर अत्याचार होने लगा, उनका हत्याएं होने लगी। तो वहां से जो हिंदू थे डर के भागे और भारत में आकर शरण लिए, जो कि पंजाब था, राजस्थान था, बम्बई था, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आकर शरण लिए। जब शरण लिए तो सरकार ने इनके लिए क्या क्या किया, तो आइए जानते हैं। भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार ने शरणार्थियों को रहने के लिए भवन दिए तथा कोई धंधा चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी। जब शरणार्थी पुनः भारत में आ गए और वहां पर शरण लेने लगे, तो जो केंद्र के सरकार थे, जो यानी प्रधानमंत्री, और जो प्रांत के सरकार थे यानी मुख्यमंत्री, तो इन्होंने बात विचार किया किस तरह से इन शरणार्थियों को रहने के लिए भवन दिया जाए, जमीन दिया जाए, और ये अपने पेट पूजा किस तरह से करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, तो इनको धंधा दिया जाए। तो कौन सा धंधा दिया जाए ताकि ये बेरोजगार नहीं रहे। तो इस बात पर बात विमर्श होने लगा केंद्र सरकार और प्रांत सरकार के बीचों में। और उसके बाद जो शरणार्थी लोग थे उनको भवन दिया गया, रहने के लिए भवन दिया गया, जमीन दिया गया खेती करने के लिए, और गुजारा करने के लिए धंधा भी दिया, जॉब भी दिया। शरणार्थियों के आने के बाद अधिक संख्या में मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जब हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में आए, तो मुस्लिम जो लोग थे जो हिंदुस्तान में रह रहे थे, तो उनको भी
हिंदुस्तान के जो हिंदू थे उनको उनकी हत्याएं करने लगी, मुस्लिमों की हत्याएं करने लगी। तो मुस्लिम भी डर से पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जाकर शरण लिए डर से। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 जुलाई 1948 को एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो लोग इस तारीख तक पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जब पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में आ गए और हिंदुस्तान से मुस्लिम शरणार्थी पाकिस्तान में चले गए, तो 19 जुलाई 1948 का समय आया। तो उस समय भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता किया जिस समझौता में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो लोग इस तारीख, मतलब एक फिक्स तारीख था कि मान लीजिए 20 तारीख है, 20 तारीख तक अगर अगर जो भी शरणार्थी हैं, जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो भी पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो भी वो अगर 20 तारीख से पहले अगर वे हिंदुस्तान आ जाते हैं, मान लीजिए 20 तारीख से पहले वे हिंदुस्तान आ जाते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग 20 तारीख के बाद भारत में आएंगे और यहाँ पर शरण लेंगे, तो उनको भारतीय नागरिकता आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन लेकिन उन्हें उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अगर वे कुछ फॉर्म को भरकर अप्लाई करेंगे, तब उन्हें जाकर भारतीय नागरिकता मिलेगी। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी यदि उन्होंने संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर अपना पंजीकरण करा लिया है। कहने का मतलब वही है कि अगर जो 20 तारीख के बाद भारत आएंगे और अपना भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे, तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन कुछ आवेदन भरना पड़ेगा और पंजीकरण कराना पड़ेगा और सरकारी अधिकारों से मिलना पड़ेगा, तभी जाकर उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के साथ एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना था, उसमें न्याय स्वतंत्र, मतलब कि जो स्वतंत्र हुआ उसको न्याय किस तरह से, न्याय स्वतंत्र और समानता मतलब बराबर के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के साथ एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण। समानता, सब व्यक्ति को समानता, तो बराबर का हिस्सा मिल गया, व्यक्ति की गरिमा को भी बचाया गया। उसके बाद राष्ट्र में जो विविधता था उसको एक किया गया। उसके साथ जो देश था भारत देश, उसको मजबूत बनाया गया, विदेश संबंध अच्छा किया गया। उसके बाद इस तरह से हमारा जो राष्ट्र था उसका निर्माण हो गया। अब यहाँ पर एक है टॉपिक है जिसे ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, जिसका नाम है प्रस्तावना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संविधान, लिख देते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान का जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना के ही सहायता से संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यह क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। ऐसे तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नहीं, तो आप अभी नोट कर लीजिएगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव में दोबारा आपको याद ना करना पड़े। तो क्या क्वेश्चन क्या था, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बंटवारे का विरासत और शरणार्थियों का पुनर्वास किस तरह से हुआ, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे समझेंगे इस जिसे जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, रियासतों का विलय या एकीकरण। विलय या एकीकरण का तात्पर्य एक ही होता है। विलय का मतलब होता है कि एक करना, एकीकरण का भी मतलब होता है एक ही करना। तो जो रियासत थी भारत में, इतनी 565 रियासत थी, 565 रियासत में जो भारत बटा हुआ था, तो उसका एकीकरण किस तरह से किया गया, कौन सा जो प्रांत था, रियासत था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रियासत का विलय किस तरह से किया गया, इसका एकीकरण किस तरह से किया गया, आइए जानते हैं। स्वतंत्रता के पहले भारत दो भागों में बटा गया था। ब्रिटिश भारत, जिसे भारत के मानचित्र पर लाल रंग से दिखाया गया है, अतः उसे लाल भारत भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले भारत को दो भागों में बांटा गया था। पहले भारत का नाम था लाल 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 भारत, ब्रिटिश भारत, और दूसरे भारत का नाम था क्या कहते हैं, देसी भारत। जो लाल भारत, जो ब्रिटिश भारत था, उसे मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर, ब्रिटिश भारत को लाल लाल रंग से ही क्यों दिखाया गया है, पीला रंग से या अन्य कोई रंग, काला, ब्लैक, काला या हरा रंग से क्यों नहीं दिखाया गया। तो आपको पता होगा कि खतरा का निशान क्या होता है। तो याद रखिए, याद आपको पता ही होगा, खतरा का निशान लाल लाल रंग होता है। इसीलिए जो जो ब्रिटिश भारत था, उसका जो मानचित्र पर रंग था वह लाल रंग था। अगर आप सिनेमा देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो ब्रिटिश था वह लाल रंग का भी वस्त्र पहनता था। लाल रंग का वस्त्र इसलिए पहनता था कि वह जो भारतीय लोगों को संकेत देता था कि हमसे ना टकराइयो, हम बहुत खतरनाक इंसान हैं। कहने का मतलब यही है, अपना भाषा में हम बोल दिए, आप समझ गए होंगे कि हम बहुत खतरनाक है, हमसे पंगा मत लियो। इसीलिए वे लाल रंग के वस्त्र पहनते थे, और अपना जो भारत में मानचित्र बनवाए थे, जो ब्रिटिश भारत था, वे लाल रंग को दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के मानचित्र में ब्रिटिश भारत का रंग किस किस कैसा था, तो आप याद रखिएगा लाल रंग। एक बार हम आप और बोल देते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत जिसे मानचित्र में किस रंग से दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा लाल रंग। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद रियासत या देसी भारत, जिसे मानचित्र में पीले भारत भी कहते हैं, ये कहते थे। रियासतों का शासन प्रणाली वहां के राजाओं के हाथ में था। रियासतों की कुल संख्या 565 थी। समझते हैं। देखिए, जिस तरह से ब्रिटिश भारत जिसको भारतीय मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया था, उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता से पहले भारत को दो भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो ब्रिटिश भारत को लाल रंग में दिखाया गया, तो आप जानते हैं कि देसी रियासत को किस रंग में मानचित्र पर दर्शाया गया। तो जो देसी रियासतें थी उसे मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। पीले रंग मतलब शांत स्वभाव का मतलब होता है, इसीलिए उसे पीले रंग से दर्शाया गया है। तो आशा करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो देसी रियासतें थी उसको भारतीय मानचित्र पर किस रंग से दर्शाया गया, तो पीले रंग से दर्शाया गया। तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे।
उसके बाद जो हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। कुल रियासतों की संख्या मैंने आपको बताया था कितना है, 565 रियासत है, 565 याद रखिएगा। तो 565 जो रियासत थी तो हर रियासत का एक अपना अपना राजा होता था, और वह अपना राजा अपना हर राजा अपना अपना कानून बनाया था। तो जो रियासत का जो शासन प्रणाली था वे राजा अपने अनुसार चलाता था। तो कहने का मतलब यही था। उसके बाद आगे है, रियासतों की कुल संख्या 565 थी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते, फिर हम कल के वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। और कल का जो वीडियो होगा वो जो कौन सा राज्य जो रियासत था वो भारत में नहीं मिलना चाहता था, कश्मीर, उसके बाद क्या कहते हैं मणिपुर और हैदराबाद, भारत में क्यों नहीं मिलना चाहता था, इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। और एक जूनागढ़ है, क्यों भारत में नहीं मिलना चाहता तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को द एंड करते हैं। और जाने से पहले भी आप वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छी, शुरू में आपको क्या बताया था, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक अंत में जरूर कीजिएगा। तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं।